नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। पहली अपडेट की बात करते हैं तो रक्षा मंत्रालय और नौसेना को लेकर आ रही है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए करीबन 43,000 करोड़ यानी कि 43,000 करोड़ रुपए की लागत से 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है। डिफेंस सोर्सेज का कहना है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी कि डीएसी ने इस P-75 इंडिया परियोजना को अनुमति दे दी है। साथ ही उन्होंने बताया कि भारतीय नौसेना के लिए 6 सबमरीन का निर्माण मेक इन इंडिया के तहत किया जाएगा। वहीं न्यूज सोर्सेज का मानना है कि समुद्री क्षेत्र में चीन के बढ़ते हुए हस्तक्षेप को कम करने के लिए भारत ने ये कदम उठाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक RFI मझगांव डॉक्स यानी कि MDL और प्राइवेट शिप बिल्डर लार्सन एंड टुब्रो को जारी की गई है। ये 6 सबमरीन्स मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड्स लिमिटेड में बनाई जा रही हैं और ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन से बड़ी होंगी। ये सबमरीन अपने साथ 18 भारी टॉर्पीडो ले जाने में सक्षम है। नौसेना की जरूरतों के हिसाब से ये सबमरीन भारी हथियारों से लैस होगी, इसीलिए इस पर एंटी शिप क्रूज मिसाइल जिसे कि ASCM कहा जाता है, उसके साथ साथ कम से कम 12 लैंड अटैक क्रूज मिसाइल जिन्हें LACM कहा जाता है, उन्हें तैनात किया जाएगा। स्कॉर्पियन की तुलना में नई सबमरीन के हथियारों की क्षमता कई गुना ज्यादा होगी। भारतीय नौसेना अपने खेमे में 24 नए सबमरीन्स को शामिल करने पर विचार कर रही है, जिसमें से 6 न्यूक्लियर अटैक वाली सबमरीन्स होगी। नौसेना के पास फिलहाल 15 कन्वेंशनल सबमरीन्स है और 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स है। अगली अपडेट भी डिफेंस मिनिस्ट्री को लेकर आ रही है। रक्षा अधिग्रहण परिषद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना को आधुनिक बनाने और उनकी ऑपरेशनल क्षमताओं को पूरा करने के लिए अलग अलग प्रकार के कैपिटल एक्विजिशंस को मंजूरी दे दी है, जिसमें से कि 6,000 करोड़ रुपीस यानी कि 6,000 करोड़ रुपए एयर डिफेंस गन्स और एम्युनिशन के लिए होंगे। अपनी वायु रक्षा तोपों के लिए यानी कि एयर डिफेंस गन के लिए भारतीय सेना को लंबे समय से आवश्यकता थी और इन्हें केवल विदेशों से खरीदा जाता था। लेकिन भारत की तरफ से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए करीबन 1 दर्जन से अधिक कंपनियों ने भारत को अपनी प्रतिक्रिया दी है और इन सभी कंपनियों ने भारत के साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ इस तरीके की जो कॉम्प्लेक्स गन सिस्टम्स हैं और उनसे संबंधित जो कंपोनेंट्स है उनके निर्माण के लिए अपनी सहमति भी व्यक्त की है। और डीएसी ने एयर डिफेंस गन और एम्युनिशन की खरीद को भी मंजूरी दी है, जिसकी लागत 6,000 करोड़ रुपए है। इसके अलावा सशस्त्र बलों को ऑपरेशनल चैलेंजेस करने के लिए बेहतर ढंग से लैस करने की आवश्यकता है, जिसमें कि उनके पास आवश्यक हथियार और मॉडर्न एम्युनिशन होना बेहद जरूरी है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो भारत और मंगोलिया को लेकर आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि थल सेना उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहंती ने मंगोलिया के थल सेना अध्यक्ष से टेलीफोन में बातचीत की और साथ ही द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की गई। मंगोलिया जो कि चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ देश है, यानी कि इसकी जो सीमा है यानी कि बॉर्डर एरियाज है वो समुद्र से नहीं लगते हैं और उसकी करीबन 4,630 किलोमीटर लंबी सीमा चीन से लगती है। हालांकि भारत के विपरीत मंगोलिया का चीन के साथ कोई सीमा विवाद नहीं है। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा पे जिस तरीके से तनाव चल रहा है उसको देखते हुए भारत अपनी स्ट्रैटेजी को और मजबूत कर रहा है। ऐसे में मंगोलिया का साथ आना और मंगोलिया के साथ अपने डिफेंस रिलेशन को बढ़ाना, दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ा संकेत है चाइना को काउंटर करने के लिए, वो भी मंगोलिया जैसे एरिया से। दोस्तों टेलीफोनिक वार्ता जो की गई है उसके पीछे जो मकसद है वो चीन को काउंटर करना है। वहीं दूसरी तरफ भारत का केवल एकमात्र जो सैन्य अड्डा है वो है तजाकिस्तान में, जहां पर भारतीय सेना मौजूद है। तो यहां से भी हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं अगर युद्ध की स्थिति होती है। तो भारत मोर्चा खोलना चाहता है मंगोलिया से भी और इसीलिए बातचीत चल रही है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मंगोलिया में चाइना की इंटरफेरेंस, आप ये समझ सकते हैं कि मंगोलिया चाइना, चाइना मंगोलिया एक जैसा ही है। हालांकि मैप में मंगोलिया एक अलग कंट्री दिखाई गई है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो भारत की INS चक्र पनडुब्बी को लेकर आ रही है। भारतीय नौसेना की एकमात्र परमाणु हमला करने वाली पनडुब्बी INS चक्र की सर्विस लीज है वो खत्म हो गई है। सर्विस लीज खत्म होने के 10 महीने बचे थे। इससे पहले ही भारत ने इस पनडुब्बी को वापस रशिया भेज दिया है और ये पनडुब्बी सिंगापुर स्ट्रेट और मलक्का स्ट्रेट से होते हुए रशिया की ओर चली गई है। 8,140 टन वाली ये पनडुब्बी भारत को 10 साल के लिए लीज पर मिली थी। इसके लिए भारत ने करीबन $2 बिलियन की कीमत भी चुकाई थी। रूस की अकुला 2 क्लास चक्रा की इस न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बी को 4 अप्रैल 2012 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और इसे विशाखापट्टनम में तैनात किया गया था। INS चक्र नाम की ये पनडुब्बी रूस से भारत द्वारा अधिग्रहित की गई दूसरी परमाणु शक्ति युक्त परमाणु पनडुब्बी थी। हालांकि इसका ये फायदा भारत को मिला कि भारतीय नौसेना को उन्नत परमाणु पनडुब्बियों पर एक ट्रेनिंग मिली यानी कि प्रशिक्षण मिला। हालांकि जो खबर आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि INS चक्र की जगह उसी श्रेणी की यानी कि उसी क्लास की एक और उन्नत संस्करण वाली पनडुब्बी तैनात की जाएगी, उसे भी चक्र का नाम दिया जाएगा। नई पनडुब्बी के लिए 10 साल के पट्टे के लिए
मार्च 2019 में 3 बिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसकी डिलीवरी 2025 तक होने की उम्मीद है। हालांकि इस बीच भारतीय नौसेना लगभग 4 वर्षों तक बिना परमाणु लैस पनडुब्बी के रहेगा। अगली अपडेट भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। रियल एडमिरल कपिल मोहन धीर ने सैन्य मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव यानी कि नौसेना और डिफेंस स्टाफ के रूप में पदभार संभाल लिया है। वो इस तरीके की जिम्मेदारी संभालने वाले आर्म फोर्स के पहले अधिकारी हैं। उन्होंने 1985 में भारतीय नौसेना को ज्वाइन किया था। यही नहीं, आपको बता दें कि कपिल मोहन धीर ने मरीन कमांडो यानी कि मार्कोस के प्रमुख की कमान भी संभाली थी। इसके अलावा उन्हें रक्षा मंत्रालय में काम करने का बेहतर अनुभव भी है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है FRCV को लेकर। हाल ही में डिफेंस के अपडेट में मैंने आपको बताया था कि भारतीय सेना लगभग 1700 से अधिक फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल यानी कि FRCV खरीदने के लिए RFI जारी कर चुकी है और इन भविष्य के FRCV के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल को भी अपनाया गया है, जो कि 2030 तक पूरा हो जाएगा। अधिकारियों के अनुसार भारतीय सेना ने FRCV प्लेटफॉर्मों के लिए भविष्य के युद्ध के हिसाब से तैयार करने की मांग की है और 12 टैंक मैन्युफैक्चरर्स को ये RFI रिसीव हो गई है। इस RFI के अनुसार भारतीय सेना के 1700 FRCV ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, रखरखाव और प्रशिक्षण आवश्यकताओं के साथ साथ इंजीनियरिंग सहायता पैकेज प्राप्त करने की भी योजना है। ऐसा कहा जा रहा है कि इन 12 कंपनियों के द्वारा सितंबर के मध्य तक जवाब दिए जाने की उम्मीद है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत FRCV पर फोकस इसलिए कर रहा है क्योंकि भारत का मुकाबला पाकिस्तान से ही नहीं बल्कि चाइना से है और चाइना के लिए भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस इन FRCV का इस्तेमाल करेगा भविष्य में, और भविष्य के उभरते हुए खतरों को देखते हुए नई तकनीक का इस्तेमाल इन FRCV में किया जाना है। और इस तरीके के जो नए FRCVs होंगे वो मॉडर्न प्लेटफॉर्म पर आधारित होंगे, जिनकी सटीक घातक मारक क्षमता होगी। इसके अलावा दिन और रात किसी भी समय में ये काम करने के लायक होने चाहिए। तो दोस्तों, ये थे अभी तक की टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।